इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। ताखीर हो गई, जी हाँ, देर हो गई और ट्रैफिक का निज़ाम ऐसा है कि आज फिर उसी ट्रैफिक का शिकार हुए जिसकी वजह से ताखीर हुई, और काफी ताखीर हुई। मैं इसके लिए माजरत चाहता हूं। और बहरहाल आज जो है, हर रोज की तरह हम इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर बात करेंगे, क्योंकि फिलिस्तीन और इसराइल का मसला जाहिर है कि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। हम सब एक तवील सफर करके यहां तक पहुंचे हैं। 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है जब ये जंग चल रही है, और हर रोज हमले हो रहे हैं, हर रोज बेगुनाहों की जान जा रही, और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई। ऐसा लग रहा है कि पूरा निजाम दरहम बरहम हो गया है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कहीं से खबर आ जाती है कि हाँ, अब जंग बंद होने वाली है, अब मुआहदा होने वाला है, फिलिस्तीनियों का हक मिल जाएगा। अमेरिका भी कह देता है, वहां से भी बयान आ जाता है कि हाँ, जो फिलिस्तीन को आजाद किया जाएगा, फिलिस्तीन को एक मुल्क की हैसियत से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही सिंपल है और ये हो गया, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी इजरायली हमले में कई फिलिस्तीनी मारे गए, कई बेगुनाह फिलिस्तीनी मारे गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मामला एक तरफा है, जवाबी कार्रवाई भी हुई। और आज इराक ने जो बयान दिया है और जो हमला किया है, जैसा कि शहर टीवी ने लिखा है कि मकबूजा फिलिस्तीन पर इराक ने बहुत बड़ा हमला किया और उसमें कई इजरायली जो फौजी हैं वो हलाक हुए हैं, मारे गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट आ रही जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा है। सवाल यह है कि तमाम बड़ी तंजीमें जिसका मैं रोज जिक्र कर रहा हूं, वो खामोश तमाशाई क्यों बन गई? क्यों नहीं बोल रही हैं? क्यों सामने नहीं आ रही? आम इंसान वो तो बोल रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, मुजाहरा कर रहा है, अपील कर रहा है कि जंग बंद हो जाए, लेकिन जंग बंद होने का नाम नहीं ले रही। इसके पीछे वजह क्या है? क्या अमेरिका, हालांकि अभी बयान आया है अमेरिका की पार्लियामेंट में, अमेरिकी मेंबरान पार्लियामेंट ने कहा कि अब यह जंग रुकनी चाहिए। और ईरान की तरफ से यह बयान जारी हुआ है कि इजराइल अमेरिका को भी फंसाना चाहता है, अपनी तरह अमेरिका को भी डुबोना चाहता है। और इस बात का एहसास शायद जो बाइडेन को हुआ है। मैं जो आज कई डेवलपमेंट है, कई तरह की अहम खबरें आई हैं जिसकी तरफ मैं जरूर इशारा करना चाहूंगा, जरूर बात करना चाहूंगा। सबसे पहला जो डेवलपमेंट मैं उस पर बात करना चाहता हूं, और ये मैं हवाला दे दूं। मैं जैसा कि रोज मैं इसलिए शहर न्यूज का हवाला देता हूं क्योंकि ये जो है कई एजेंसियों का वो साथ लेती है। देखिए, हम लोग जो इस तरफ की एजेंसी उनका तो पढ़ते हैं, लेकिन यहां से जो खबर आती है इस पर भी हम बातचीत करते हैं। मान लीजिए थोड़ा से ये बढ़ करके भी बताएं, लेकिन एक चीज निकल के आती है, बहस का मुद्दा बनती है, और हम इससे जानते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, असल की तस्वीर क्या है। तो इसमें लिखा गया है कि इराक के इस्लामी तहरीक इस्तकामत के बयान में आया है कि इराकी इस्लामी इस्तकामत के मुजाहिदीन ने गासिब सयूनी फौजियों के मुकाबले में इस्तकामत का मुजाहरा, और गजा में गासिब सयूनी हुकूमत के हाथों आम शहरियों के कत्लेआम के जवाब में मकबूजा फिलिस्तीन में बहरुल बहरुल मैयत के सवाहिल पर हसास अहदाफ को निशाना बनाया है। इराक की इस्लामी तहरीक इस्तकामत ने अपने बयान में दुश्मन के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखने पर ताकीद भी की है। दूसरी जानिब प्रेस जराए ने मशरकी शाम में गैस फील्ड के एतराफ में अमरीकी फौजी ठिकाने पर रॉकेट हमले की खबर दी है। अमरीका के
इस फौजी ठिकाने पर 3 रॉकेटों से हमले किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि इराक और शाम में अमेरिकी फौजी ठिकानों पर 100 से ज्यादा बार हमलों से इस बात को समझा दिया गया है कि गासिब सह्यूनी हुकूमत के हाथों गजा के मजलूम अवाम के कत्लेआम की अमेरिकी हिमायत की वाशिंगटन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यह खबर है, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी जो बात ईरान ने कही, जो बात इराक ने, कि ये जो गजा में लोग मारे जा रहे हैं, इसके लिए कसूरवार सिर्फ इजराइल नहीं है बल्कि अमेरिका भी है। अगर अमेरिका चाहता, और दुनिया ही समझ रही है, सब ये समझ रहे हैं कि अगर अमेरिका चाहता तो जंग पहले ही दिन रुक जाती, और जब 7 दिन की जंगबंदी हुई तो उसके बाद ये जंगबंदी तवील हो सकती थी, जंग को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे किसका मफाद है? कौन फायदा तलाश कर रहा है? किसका इसमें बड़ा फायदा, तजारती फायदा है? यह देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो वार्निंग है, आप देखिए 4 महीने के बाद, इससे एक बात तो तय, अमेरिका चाहे जितनी धमकी दे ले, 10 मुल्क साथ आ रहे हैं, 20 मुल्क साथ आ रहे हैं, 30 मुल्क साथ आ रहे हैं, कितने मुल्क साथ आ रहे हैं, लेकिन इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, फिलिस्तीन और अब ईरान भी ये कह रहे हैं कि वी डोंट केयर, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन अगर गजा में हमले बंद नहीं हुए तो जाहिर है कि इसका जवाब दिया जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा। और सिर्फ ये वार्निंग नहीं है, बल्कि आप देखिए कि मुसलसल हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, मुसलसल अब्दुल शाबी की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और हौती का हमला तो आप देख ही रहे हैं कि रेड सी पूरी तरह से गर्म है, वहां की तस्वीर भी आपके सामने है। और ईरान से जो आज खबर आई है वो ये कि ईरान ने साफ कर दिया है कि हम अपनी आवाम और अपने मुल्क के लिए हम न्यूक्लियर जो है वो बनाएंगे और बना रहे हैं। ये बात मैं अभी जिक्र करूंगा इसका। तो ये जो तस्वीर उभर रही है इस तरीके की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। और ईरान, जैसा कि खबर आ रही थी, अभी मैं मुसद्दका बात नहीं है, लेकिन खबर तो ये आ रही थी ना कि ईरान 10, 15, 20 दिन और बचे हैं और वो परमाणु बम जो है वो बनाने की सलाहियत हासिल कर लेगा। और ऐसा लग रहा है कि वो चीज आ गई, उसने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली। ऐसे में क्या अमेरिका, क्या इजराइल अब ये हिम्मत कर पाएंगे कि ईरान को टारगेट करें? और ये जो बार बार की अमेरिका उकसा रहा है कि ईरान सामने आ जाए, ईरान सामने आ जाए, देखिए एक बात समझ लीजिए कि न तो अब अमेरिका की जंग ढकी छुपी है, अमेरिका भी खुलकर सामने आ गया और ईरान भी खुलकर सामने आ गया। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि चाहे हमास अगर 4 महीने से ज्यादा दिनों तक लड़ रहा है, तो सब जानते हैं कि हमास एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास कहां से इतना सरमाया आ गया, उसके पास कहां से इतनी बड़ी ताकत आ गई। साउथ गाजा तो छोड़ दीजिए, नॉर्थ गाजा में जाकर के हमास हमला कर रहा है, तो कौन मदद कर रहा है? क्या दुनिया समझ नहीं रही? क्या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे कौन है? और क्या इजराइल? तो इजराइल के बारे में तो साफ साफ कहा जा रहा है कि इजराइल खुद बज़ाहिर नहीं लड़ रहा है, अब अमेरिका लड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर जिस तरह से हिजबुल्लाह कितनी बड़ी ताकत, ये प्रॉक्सी किसकी है? या इराक जिस तरीके से अमेरिका को धमकी दे रहा है,
اور साफ कह दिया है कि अब अमरीकी फौजी अड्डा यहां नहीं रहेगा। सीरिया में भी यही बात कह दी गई। तो इसके पीछे कौन है? कौन है इसके पीछे? और यमन, यमन को कहां से इतनी ताकत मिल गई? क्या इससे पहले इस तरह हुआ है? मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि शायद अमेरिका को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि गजा का अंजाम ऐसा भी होगा। माली नुकसान के साथ साथ, इक्तिसादी नुकसान के साथ साथ आप देखिए कि समाजी नुकसान भी हुआ है। समाजी नुकसान भी हुआ है दुनिया की सतह पर, इजराइल और अमेरिका दोनों का। जो लोग अमेरिका को समझते थे कि अमन पसंद है, अमेरिका जो है वो इंसानियत के लिए काम करता है, अमेरिका सबकी मदद करता है, अमेरिका एक्सपोज हो गया। यूएनओ, भले ही सेक्रेटरी जनरल का बयान आता हो, और बहुत अच्छा बयान आया है, कई अच्छे बयान आए, लेकिन सब जानते हैं कि यूएनओ चलता किसके इशारे पर? किसके इशारे पर यूएनओ चलता है? अमेरिका के इशारे पर। क्योंकि फंड कौन करता है? अमेरिका करता है। जब जंग बंदी के लिए 145 मुल्कों ने वोटिंग की कि जंग रुकनी चाहिए, तो सवाल है ना कि वीटो किसने किया? किसने वीटो किया? और क्या दुनिया समझ नहीं रही? मैं बार बार शुरू से एक बात कहता आया हूं कि दुनिया अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर को बर्दाश्त कर सके या किसी तरह की वॉर। आप देखिए कि जब कोरोना हुआ तो उसकी वजह से पूरी दुनिया प्रभावित हुई, पूरी दुनिया मुतासिर हुई। हिंदुस्तान पर भी उसका असर पड़ा, बाकी मुल्कों पर भी उसका असर पड़ा। नतीजा क्या हुआ कि महंगाई बढ़ी, लोग परेशान हो गए, हाहाकार मच गया। उसके बाद जब रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हुई तो फिर एक नई मुसीबत, और लग रहा था कि जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर। अभी भी जंग चल रही है, और अब ये जंग। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया जो है जंग के लिए तैयार नहीं है, आमादा नहीं है, और लोग भी नहीं चाहते, लोग भी नहीं चाहते जंग हो। और यही वजह है कि आप देखिए अमेरिका में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, इजराइल के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, यूरोप ममालिक में, फ्रांस हो, जर्मनी हो, बर्तानिया हो, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है कि जंग को रोका जाए।